अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द स्किल स्टूडियो। आज का हमारा लेक्चर है इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस में, जिसमें हम लोग ये 5 इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे विद देयर ग्राफ्स। पहला है थ्रेशोल्डिंग, देन इमेज नेगेटिव, लॉग ट्रांसफॉर्मेशंस, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। थ्रेश होल्डिंग क्या होती है कि थ्रेश होल्डिंग हमारे पास ये होता है कि हमारी जो इमेज है उसको हम सेगमेंट कर देते हैं बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी वैल्यूज़, और उसके ऊपर फिर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ग्रे लेवल जो इमेजेस होती हैं वो बाइनरी में हो जाती हैं, मतलब कि जो कलर्ड इमेजेस होंगी वो ब्लैक या वाइट में हो जाएंगी। और थ्रेश होल्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं इमेज को इन्हांस करने के लिए। अब हमारे पास थ्रेश होल्डिंग की जो इक्वेशन है वो है S=T और R। जैसे ऊपर हमने जिस तरह जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इमेज पॉइंट पिक्सल्स को, तो पॉइंट पिक्सल का जो ग्राफ था उसमें हमारे पास यही वाली इक्वेशन थी, बट द डिफरेंस वाज कि S=T ऑफ Z था, बट यहाँ पे S=T ऑफ R है। R जो है वो हमारे पास ओरिजिनल इंटेंसिटी वैल्यू है जो हमारी ओरिजिनल इमेज की है, और S जो है वो इंटेंसिटी वैल्यू है जो हमारी मॉडिफाइड इमेज की आ जाएगी, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ओरिजिनल इंटेंसिटी वैल्यू R एंड द ट्रांसफॉर्म इंटेंसिटी वैल्यू S। अगर हमारे पास S की वैल्यू ज़ीरो होगी, ज़ीरो तब होगी जब हमारे पास R लेस देन T होगा, और S की वैल्यू 1 होगी जब हमारे पास R ग्रेटर देन T होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, एक कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का है और दूसरा थ्रेश होल्डिंग का है, लेकिन हमें ये समझ किस तरह से आएगी कि कौन सा थ्रेश होल्डिंग का है और कौन सा कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का है। तो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग में ये होता है कि हम लोग एक K ले लेते हैं कि हमारे पास एक थ्रेश होल्डिंग कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम सेट कर लेते हैं, और हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं वो अगर K से कम होंगी तो हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा, और जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हमारी K से ज़्यादा होंगी वो हमारा फोरग्राउंड बन जाएगा। अब अगर बैकग्राउंड बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड यूजुअली ब्लैक होता है, और जो फोरग्राउंड होता है जिसकी सिचुएशन कंडीशन ये थी कि वैल्यू ग्रेटर देन K होनी चाहिए, तो वो हमारा फोरग्राउंड बन जाएगा, मतलब कि वाइट बन जाएगा, या इसको हम लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ज़ीरो है, और ये हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यू है ओरिजिनल इमेज की, और जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास है इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड इमेज। अब यहाँ पे हमने एक K को कांस्टेंट रख लिया है, और K को कांस्टेंट रख के हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ थी लेस देन K वो सारी यहाँ पे ये वाला ग्राफ बना देंगी, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें बैकग्राउंड देंगी, और इसी के बाद जो वैल्यूज़ K से बड़ी थी सारी वो हमारा फोरग्राउंड बना देंगी। तो ये कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग हो रही है कि हमारी जो डार्कर इमेजेस हैं उनको मज़ीद डार्क कर रहा है, और जो ब्राइट इमेजेस हैं या ब्राइट प्लेसेस हैं इन द इमेज हमारी उनको ब्राइट कर रहा है। अब जो थ्रेश होल्डिंग करता है, थ्रेश होल्डिंग ये काम करता है कि हमारी जो डार्क इमेजेस होती हैं उनको डार्क ही रखता है, सिर्फ एक एरिया जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर फोकस होता है इसका, और ये थ्रेश होल्डिंग कांस्टेंट है हम उसी एरिया पे अप्लाई करते हैं। ये देखिए इसका जो ग्राफ है ये स्ट्रेट आके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चली जाती है, और ये सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग एंड थ्रेश होल्डिंग। कि कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग जो है वो थोड़ा थोड़ा करके उसको स्ट्रेच करता है इमेज को, एक साथ नहीं करता। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करने का मतलब ये है कि अगर एक इमेज है जिसके ऊपर जो है वो ब्लैक सर्कल है और बैकग्राउंड जो है उसका वो वाइट है, या फिर आप एक एग्जांपल ले लें कि इस तरह की एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारा एक पूरा इमेज है, राइट। तो इसमें क्या करेगा कि जब हम इसके ऊपर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा ब्लैक सर्कल है इसको ये मज़ीद ब्लैक कर देगा, और ये जो वाइट पोर्शन है इसको मज़ीद वाइट कर देगा। लेकिन जो थ्रेश होल्डिंग है वो क्या करेगा कि हमारा सिर्फ ब्लैक वाला पोर्शन ब्लैक करेगा, या फिर जो वाइट वाला पोर्शन है उसको वाइट करेगा। दोनों काम एक साथ नहीं करेगा, दोनों काम अगर एक अपने एक साथ करने तो वो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग करेगा। अगर आपने थ्रेश होल्डिंग अप्लाई करनी है मैटलैब में तो इसका सिंपल कोड होता है X=IMBW K 100 और 255। तो ये अप्लाई करके आप किसी भी इमेज पे अपनी थ्रेश होल्डिंग को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे सम बेसिक इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस, जिसके अंदर हमारे बाकी फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे इमेज नेगेटिव है, लॉग ट्रांसफॉर्म है, पावर लॉ है एंड पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये एक कंबाइंड ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ द इमेज नेगेटिव्स, एज द नेम इंडिकेट्स इमेज नेगेटिव है। इनपुट अगर आपका कोई भी डार्क इमेज होगा तो वो उसका नेगेटिव इमेज बनाएगा। नेगेटिव इमेज का मतलब है कि अगर इनपुट डार्क है तो आपका आउटपुट जो है वो वाइट इमेज आएगा।
ठीक है। इमेज नेगेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है S = L - 1 - R। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास इमेज नेगेटिव की लाइन आ रही है, राइट। आपका इनपुट इमेज जो है वो L/2 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। L/2 पे पड़ा हुआ है, तो जब आप उसकी L/2 नहीं, इसकी एग्जांपल लेते हैं L/4 की, ठीक है। L/4 की जब आप इनपुट नेगेटिव बनाओगे ऊपर से ले जाके, तो वो 3L/4 पे होगी। इसका मतलब ये है कि जब हमारी इनपुट इमेज जो है वो डार्क होगी, इनपुट इमेज हमारी डार्क होगी, तो हमारे पास आउटपुट वाइट इमेज का आएगा, या यू कैन से कि ब्राइट इमेज का आएगा, क्योंकि इमेज नेगेटिव है इस वजह से। अब यहाँ पे देखें L - 1, व्हाट इज़ L - 1? L - 1 इज़ द इंटेंसिटी वैल्यू, जहाँ पे L जो है वो हमारे पास होता है 256, तो L - 1 जो है वो हमारे पास 255 आ जाता है, क्योंकि हम लोग ज़ीरो से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 से 255 आ जाती है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इमेज नेगेटिव्स की। फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज है 3L/4, इमेज नेगेटिव के ऊपर लाइन के ऊपर लेके गए, और इसको जब आप वाई एक्सिस पे लेके आए हैं तो ये L/4 था। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी इनपुट इमेज वाइट होगी तो आपका आउटपुट इमेज जो है वो डार्क बनेगा, ठीक है। जो इमेज आप देंगे उसका इन्वर्स इमेज आपका इसका बनेगा। ये एग्जांपल इसकी देखिए, ओरिजिनल इमेज हमारे पास थी डार्क, और इसके ऊपर हमने इमेज नेगेटिव अप्लाई किया है। इमेज नेगेटिव का जो फार्मूला था वो था कि S = L - 1 = L - 1 - R, ठीक है। R इंटेंसिटी वैल्यू है हमारे पास, तो जब हम इमेज नेगेटिव इस इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो इमेज इन्वर्स हो जाएगी। अगर हम इस इमेज के ऊपर इमेज नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाली इमेज बनेगी। अगर आपने मैटलैब में इमेज नेगेटिव बनाना है तो आपके पास ये वाली J = L - 1 - R का कमांड होता है, इससे करके आप अपनी इमेज नेगेटिव्स बना सकते हैं। जिस तरह ये देखिए, ये कलर्ड इमेज थी और ये कलर्ड इमेज से ग्रे स्केल इमेज बन गई है। कलर्ड इमेज पे एक बार इन्होंने इमेज नेगेटिव लगाया है तो वो इस तरह की पर्पल और ब्लू हो गई है। इस पर दोबारा इमेज नेगेटिव लगाया तो वो इस तरह हो गई है। अगर दोबारा इस पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गई है। थर्ड इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इज़ द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये होता है S = C log 1 + R, वेयर R शुड बी ग्रेटर दैन 0, क्योंकि अगर हमारी R की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास C log 1 + 0 हो जाएगा। अब अगर लॉग का ग्राफ देखें तो लॉग का ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है एंड देन वो आपके ऑरिजिन पे जाके मिलता है। अब लॉग के लिए क्या सीन होता है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज है L/2 पे, एक इमेज है हमारे पास L/4 पे, ठीक है। L/4 पे जब आप ऊपर लेके जाएंगे लॉग के पास, तो लॉग पे हमारा जो वाई एक्सिस पे वैल्यू आएगी वो 3L/4 की आएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यू, इनपुट वैल्यू जो थी वो डार्क इमेज थी, और जो आउटपुट वैल्यू आई है वो ब्राइट इमेज आई है, ठीक है। लॉग जो है वो हाई कंट्रास्ट इमेज को बनाता है। इनपुट वैल्यू अगर डार्क होगी तो उसको हाई कंट्रास्ट इमेज में करके उसको वाइट देगा, कॉम्प्रेस और एक्सपेंड करता है ग्रे लेवल्स को। इसी तरह इन्वर्स लॉग होता है, एक लॉग है और उसके साथ उसका इन्वर्स लॉग है ये वाला। इन्वर्स लॉग क्या करता है कि वो लो कंट्रास्ट इमेज बनाता है। लो कंट्रास्ट इमेज इस तरह से बनाता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली एक इमेज है जो 3L/4 पे पड़ी हुई है। 3L/4 का मतलब ये है कि हमारे पास ब्राइट इमेज है, ठीक है। ब्राइट इमेज थी मतलब हाई कंट्रास्ट इमेज थी, तो जब हमने उसके ऊपर नेगेटिव लॉग अप्लाई किया है तो वो हमारे पास इस एरिया में आई है, और इस एरिया का मतलब है कि हमारे पास वो डार्क इमेज बनी है। डार्क इमेज का मतलब है कि लो कंट्रास्ट इमेज बनी है। फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है, फिगर है, जिसके ऊपर हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया है। यहाँ पे ये हमारे पास लो कंट्रास्ट इमेज थी, ठीक है। लो कंट्रास्ट इमेज को इसने हाई कंट्रास्ट इमेज बना दिया है। सारे जो वॉल्स थे, सारी जो स्पेक्ट्रम थे वो क्लियर हो गए हैं एक एक करके, उनकी सारी रेज, सारे स्पेक्ट्रम, सारे पिक्सेल्स दे आर ऑल क्लियर। अगर आपने मैटलैब में लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए ये दो कमांड्स हैं। अभी एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज थी, कलर्ड इमेज थी, इसके ऊपर लॉग फंक्शन अप्लाई किया है। हाई कंट्रास्ट इमेज थी, उससे हमारे पास लो कंट्रास्ट इमेज बन गई है। अब इसके ऊपर दोबारा हमने एक
ये ग्रे स्केल की इमेज थी हमारे पास, इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। ये ग्रे स्केल इमेज थी हमारे पास और उसके ऊपर ये हाई कंट्रास्ट इमेज थी, और उसके ऊपर जब हमने इमेज नेगेटिव अप्लाई किया है तो वो हमारे पास लो कंट्रास्ट इमेज बन गया। लास्ट थिंग इज़ द पावर लॉ, गैमा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है S = CR गैमा, ठीक है, जिसमें गैमा की वैल्यू आपको गिवन होती है और हमने ये देखना होता है कि अगर गैमा की वैल्यू 1 होगी तो वो nth पावर में आएगा। nth पावर वो होता है कि आपके पास ये 1 आ रहा है, राइट। 1 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो nth पावर में होंगी, और 1 से नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो nth रूट में होगी। नीचे की वैल्यूज़ का मतलब ये है कि ग्राफ में नीचे की वैल्यूज़, बट उनकी जो वैल्यूज़ होंगी अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो वो वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन 1 होंगी वो nth रूट में आएगी, और वो वैल्यूज़ जो स्मॉलर देन 1 होंगी वो nth पावर में आएंगी। अब यहाँ पे इसको देखें, आपके पास एक इंटेंसिटी वैल्यू है एट L/4, ठीक है, L/4 पे एक इंटेंसिटी वैल्यू है, और आपके पास जो गैमा है वो गिवन है 10, ठीक है, 10 पे गिवन है। जब L/4 आपने दिया तो उस पर ये बना है, मतलब कि आपकी इमेज जो थी वो थी डार्क, और उससे जो है वो डार्क इमेज ही बना है। ये सिर्फ आपकी जो इमेज की रेजोल्यूशन है उसको इन्हांस कर रहा है, और इसकी जो ग्राफ इसकी एग्जांपल अगर देखें तो ये ओरिजिनल इमेज थी, इसके ऊपर गैमा करेक्शन लगी है तो ये इमेज इस तरह से आ गई। ये ज़्यादा ब्लैक थी तो ये थोड़ी सी वाइट में आ गई है। इसी तरह ये है, ये वाली इमेज है, ये देखें, इसमें यहाँ पे जो है वो ज़्यादा डार्क था, और जब हमने गैमा ऑपरेशन अप्लाई किया है तो ये ज़्यादा डार्क से टूवर्ड्स थोड़ा सा लाइट हो गया। इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बस ये है कि अगर डार्क इमेज है तो उसको थोड़ा सा कम डार्क कर देगा, और अगर वाइट इमेज है तो उसको थोड़ा सा कम वाइट कर देगा। अब ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें 2 इमेजेस हैं, और ये वाली जो इमेज है उसमें गैमा की एक वैल्यू 0.6 अप्लाई करती है, तो 0.6 अप्लाई करने के बाद हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अभी आगे ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें गैमा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका क्लियर इमेज इन्हांस होगा, और उतना ज़्यादा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपीयर होगा, आपको नज़र आएगा। अब ये वाली इमेज देखें, इसमें इनपुट इमेज थी और इसमें गैमा की वैल्यू 3 अप्लाई की है इन्होंने, तो ये वाली इनपुट इमेज आ गई। और अगर आप देखें कि गैमा की वैल्यू 4 और 5, अब इस वाली इमेज में उन्होंने 5 वैल्यू अप्लाई की है और इस वाली इमेज में उन्होंने 4 गैमा की वैल्यू दी है। तो डिफरेंस आपके सामने की जो 5 वैल्यू थी, गैमा की जो बड़ी वैल्यू थी, वो वाला जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा क्लियर, और वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर समहाउ नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। उसके बाद हमारे पास आता है पीसवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पीसवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग और इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग, जिसमें हमने एक थ्रेशोल्ड किया था और एक किया था कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग में हम लोग ये करते थे कि हमने एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया है कि अगर के की वैल्यू अगर इंटेंसिटी वैल्यू लेस देन के है तो वो बैकग्राउंड बन जाएगा, और इंटेंसिटी वैल्यू ग्रेटर देन के है तो वो फोरग्राउंड बन जाएगा। तो जो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग है वो ये करता है कि जो आपके ब्राइटर पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा ब्राइट कर देता है, और जो डार्कर पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा डार्क कर देता है। और इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग ये करता है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है सिर्फ उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इन्हांस करता है। अब ये एक एग्जांपल देखें, हमारे पास इमेज है, ये वाली इमेज है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग अप्लाई की है। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग ये इमेज है ओरिजिनल, और इसके ऊपर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग अप्लाई की हुई है। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से था, यूँ करके इस तरह से था, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना के सेट किया हुआ था। अब कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या कर रहा है कि जो ब्राइटर पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट उसने और ब्राइट कर दिया, और ये जो डार्कर पार्ट था उसने और डार्क कर दिया, ठीक है। ये कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का ग्राफ इन्होंने बताया हुआ है, ये देखें। अब इसके ऊपर दोबारा कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग लगाई हुई है, तो जो ब्राइटर पार्ट था उसको मज़ीद ब्राइट कर दिया, और जो ब्लैक पार्ट था उसको और ब्लैक कर दिया। और अगर हम थ्रेश होल्डिंग को देखें तो थ्रेश होल्डिंग में का ये वाला ग्राफ था इस तरह का, या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये थ्रेश होल्डिंग का था। अब इस केस में ये हो रहा है कि हमारे पास ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से ये वाला
हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ इसको हाईलाइट करना है और बाकी सारे को हम लोगों ने ना सप्रेस करना है ना इन्हांस करना है। ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, हमें इसमें से सिर्फ ये वाली वेंस चाहिए। तो इस वेंस के ऊपर हम लोग थ्रेश होल्डिंग का फंक्शन अप्लाई करेंगे। थ्रेश होल्डिंग का फंक्शन अप्लाई करने का रिज़ल्ट ये आएगा ये वाला, कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट था वो हमारे पास इन्हांस हो गया है और जो बैकग्राउंड था वो एज इट इज़ रहा है। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास बिट प्लेन स्लाइसिंग। बिट प्लेन्स क्या होता है कि हमारे पास एक इमेज है, फॉर एग्जांपल इमेज गिवन है 8 बिट्स का। 8 बिट्स का मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0 से 7 तक। तो हमारे पास ये वाली इमेज है और हमने इसके 8 बिट प्लान्स बना लिए हैं। अब बिट प्लेन स्लाइसिंग हम लोग इस तरह से करते हैं, हमने वो वाले बिट्स सेलेक्ट करने होते हैं कि जो हमारे आउटपुट में अच्छा रिज़ल्ट शो करते हैं। अक्सर बिट्स इस तरह के होते हैं कि उनको अगर हम इंक्लूड करें या ना इंक्लूड करें इन आवर फाइनल इमेज तो वो रिज़ल्ट सेम ही रहता है। जिस तरह इस केस में देखें कि ये वाले एक इमेज है, ये उसने बिट प्लेन्स को ऐड किया है 8 और 7 को। ये दोनों इमेजेस को उसने ऐड करके ये वाला इमेज बनाया, ठीक है। उसके बाद उसने ये 3 इमेजेस को ऐड करके ये वाला इमेज बनाया और उसने फिर ये 3 और एक ये वाला इमेज लिया है और उसने ये थर्ड वाला इमेज बनाया। तो इन तीनों में से मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सा सबसे अच्छा बिट प्लेन स्लाइसिंग हुई है, कि कौन से बिट्स हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास अच्छी बिट प्लेन्स सेलेक्ट हो जाएंगी और कौन सी बिट्स को हम अगर इग्नोर कर देंगे तो हमारे आउटपुट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा। So this was all about the lecture of intensity transformation functions. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है you can ask in the comments and please subscribe the channel. Thank you.